नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सीएम कुर्सी को लेकर तकरार जारी है। इस बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार सीएम सिद्धारमैया के आवास नाश्ते के लिए पहुंचे। माना जा रहा है कि आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद ही दोनों नेता मिलने को राजी हुए हैं। इस बैठक से पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिद्धारमैया ने साफ कर दिया था कि अगर हाईकमान उन्हें दिल्ली बुलाएगा तो वो जाएंगे। वैसे कुछ दिन पहले डीके ने अपनी पोस्ट में साफ कर दिया था कि वो सीएम बनने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने लिखा था कि अपना वचन निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो कोई जज हो, राष्ट्रपति हो या मैं खुद ही क्यों ना हूं। सभी को अपने कहने पर अमल जरूर करना चाहिए। वचन की शक्ति ही विश्व शक्ति है। कांग्रेस में कर्नाटक को लेकर बढ़ती खींचतान के बीच पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों को फोन कर सख्त संदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं से कहा कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तंज कसना कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली आने से पहले आप दोनों बैठकर अपने मतभेद दूर करें। वेणुगोपाल ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर तंज से पार्टी को नुकसान होता है। आप दोनों जल्द दिल्ली बुलाए जाएंगे। पहले आमने सामने बैठकर बातचीत करें और मतभेद खत्म करें। एकजुट रहना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। अंतिम फैसला हाईकमान करेगा, उसे स्वीकार कीजिए, लड़िए मत। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष लगातार तेज हो रहा है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार गुट की तकरार ने कांग्रेस हाईकमान की नींद उड़ा दी है। पार्टी अब 5 विकल्पों में से किसी एक बड़े निर्णय की ओर बढ़ रही है। पहला विकल्प, सिद्धारमैया मार्च 2026 तक सीएम रहें, उन्हें बजट सत्र तक पद पर बने रहने दिया जाए ताकि वो देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़कर सम्मानजनक विदाई लें। उसके बाद सत्ता शांतिपूर्वक शिव कुमार को सौंप दी जाए। दूसरा विकल्प, अभी सत्ता परिवर्तन, शिव कुमार सीएम हो जाएं। सिद्धारमैया अपने समर्थकों को कैबिनेट में लाने और केपीसीसी चीफ अपने खेमे से नियुक्त करने की शर्त रख सकते हैं। तीसरा विकल्प है, दोनों नेता अपनी ताकत साबित करें, यानी कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाकर देखा जाए कि किसके पास ज्यादा एमएलए हैं, वही बनेगा मुख्यमंत्री। चौथा विकल्प है, कोई बदलाव नहीं, यानी सिद्धारमैया 2028 तक सीएम रहे और शर्त ये कि 2028 का चुनाव शिव कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा। कैबिनेट रीशफल सिद्धारमैया करेंगे और उनके कोई वफादार नेता सीएम पोस्ट की दौड़ में नहीं होंगे। और पांचवा विकल्प, आखिरी विकल्प, मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बनाना और अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो हाईकमान खड़गे को कर्नाटक भेज सकता है। कुछ नेता पहले ही उनका नाम आगे बढ़ाने लगे हैं। इससे दलित नेतृत्व की मांग भी पूरी होगी। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सबरीमाला सोने की चोरी मामले को एक बड़ी साजिश करार दिया। उनका आरोप है कि यह मामला कई साल पहले कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ था और इसमें कांग्रेस सीपीएम की गहरी मिलीभगत है। राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा कि इस केस के मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोटी की सोनिया गांधी के साथ तस्वीरें ये दिखाती हैं इस अपराध के पीछे कांग्रेस और सीपीएम का गहरा गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसलिए चुप्पी साधे रखी क्योंकि मामला उनके ही समय में शुरू हुआ था। अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू विश्वासियों के लगातार विरोध प्रदर्शनों का दबाव न होता तो इंडिया गठबंधन इसको दबा देता। कांग्रेस और सीपीएम केरल में विपक्ष होने का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों क्राइम पार्टनर हैं। चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया कि आरोपी पोटी सिर्फ छोटा खिलाड़ी है, जबकि साजिश बहुत ऊपर तक जाती है। उन्होंने केंद्र की एजेंसियों से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की ताकि असली दोषियों को जेल भेजा जा सके। साइक्लोन डिटवाहा धीरे धीरे तमिलनाडु तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार 29 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। ये राज्य सरकार की तैयारियों के बीच आया है, जो महीने में दूसरी बार इस तरह के मौसम से निपटने के लिए तैयार है। भारत मौसम विभाग के अनुसार डिटवाहा फिलहाल श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास है। ये थोड़ी तेजी से बढ़ सकता है और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तर तमिलनाडु और पुदुचेरी तट की ओर बढ़ सकता है। वहीं पुदुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने सभी परीक्षाओं को शनिवार के लिए स्थगित कर दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय की सभी कक्षाओं में छुट्टी घोषित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि सभी निकायों के चुनाव नतीजे, चाहे उनमें 50% से ज्यादा आरक्षण क्यों न दिया गया हो, उसका अंतिम फैसला आने पर ही मान्य होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत
और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने बताया कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े कुल 27 मामलों की सुनवाई 21 जनवरी 2026 को 3 जजों वाली बड़ी बेंच करेगी। मई 2025 में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को जितने भी चुनाव लंबे समय से लटके हैं उन्हें 4 महीने के भीतर कराने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि ओबीसी आरक्षण उसी कानूनी ढांचे के आधार पर दिया जाए जो बंटिया कमेटी रिपोर्ट से पहले लागू था। अब कोर्ट ने दोबारा चुनाव कराने पर जोर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि असली मान्यता उसके अंतिम फैसले के बाद ही तय होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिसंबर को सरकारी, निजी दफ्तरों और सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए पेड हॉलिडे घोषित किया है। इसका मतलब है जिस जिले में वोटिंग है वहां काम करने वाले सभी कर्मचारी 2 दिसंबर को छुट्टी लेकर आराम से वोट डाल सकेंगे और उनकी सैलरी भी पूरी मिलेगी। सरकार ने शुक्रवार को एक सरकारी आदेश जारी कर बताया कि जिन जिलों में मंगलवार 2 दिसंबर को चुनाव होंगे वहां के कर्मचारियों को ये छुट्टी दी जाएगी ताकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। इस दिन 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। ये लंबे समय से लंबित शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों का पहला चरण है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों की तेज रफ्तार जारी है। शुक्रवार को भारत ने अमेरिका के साथ 8,000 करोड़ रुपए का बड़ा रक्षा समझौता किया। यह समझौता भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों की मेंटेनेंस, सपोर्ट और सर्विस को लेकर है। ये हेलीकॉप्टर भारत के युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हैं। इससे पहले इसी महीने भारत ने अमेरिका से 2 और सौदों को मंजूरी दी थी। एक्सकैलिबर प्रिसीजन गोला बारूद और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल। इनकी कुल कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपए थी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ये सरकार से सरकार वाला सीधा समझौता है जिससे आने वाले 5 सालों तक इन हेलीकॉप्टरों की अपग्रेड, सर्विसिंग और सपोर्ट सुनिश्चित होगी। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुई धमाके की घटना को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन जांच एजेंसियां अब मामले की तह तक जाने के लिए अपनी जांच और तेज कर चुके हैं। जांच का बड़ा फोकस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है, जहां धमाके के 3 आरोपी काम करते थे। जांच से जुड़े अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अब तक करीब 48 स्टाफ सदस्यों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें लगभग 30 डॉक्टर शामिल हैं। इसका मकसद ये पता लगाना है कि धमाके से पहले आरोपी उमर नबी किन किन लोगों के संपर्क में था और उसने किनसे मुलाकात की थी। बुधवार को NIA ने यूनिवर्सिटी के एक वार्ड बॉय शोएब को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि उसने उमर को धमाके से पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। और अब जांच यूनिवर्सिटी के बाहर भी फैल गई है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के निजी अस्पतालों से कहा है कि वो ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट दें जिन्होंने बांग्लादेश, UAE, चीन या पाकिस्तान से MBBS किया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एजेंसियों को शक है कि उमर का नेटवर्क अल फलाह यूनिवर्सिटी से आगे भी फैला हो सकता है। एक अधिकारी ने हमें कहा, हमें शक है कि उमर का नेटवर्क सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं था, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन PM मोदी इस मुद्दे पर चुप हैं। राहुल गांधी ने संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की मांग की और कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस और लागू होने वाला प्लान होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि जब करोड़ों लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं तो मोदी सरकार इस पर गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही। राहुल गांधी ने अपने आवास पर कुछ माताओं से मुलाकात भी की जो अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित थी। उन्होंने इस बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, ये सिर्फ दिल्ली का नहीं पूरे उत्तर भारत का संकट है और सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.